Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिक घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। आप सभी को पता है कि इस सीरीज में हमने क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम पिछले 20 से 25 सालों के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम घटना चक्र के माध्यम से करेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल में एनालाइज करेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है, आपकी जो प्रैक्टिस है, उसे और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसमें हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और इस सीरीज में ये आपका चैप्टर नंबर 30 है। आपको जो ये वित्त आयोग दिया गया है, आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में संविधान में बताया गया है। तो जो ये वित्त आयोग है, फाइनेंशियल कमीशन जो है, इसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं। आर्टिकल 280, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 280 है, इसके अंदर वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। जो आपका वित्त आयोग है, इसे हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हो तो इसे 5 साल से पहले भी गठित किया जा सकता है। तो जो वित्त आयोग का टेन्योर होता है वो 5 साल का होता है। और जो वित्त आयोग का कार्य होता है वो होता है कि सेंटर और स्टेट के पास जितने भी टैक्सेस हैं उनका डिवीज़न कैसे होगा। सेंटर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वह स्टेट को किस किस रेशियो में टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ये सभी रिकमेंडेशन इस आयोग के द्वारा दी जाती है राष्ट्रपति को। फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा जो भारत की संचित निधि होती है, इससे कितने पैसे किन किन राज्यों को जाएंगे, ये सभी एडवाइस दी जाती है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। आपको बताना है कि भारत के अंदर हर 5 साल बाद जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है वह क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, जो राज्यों की वित्तीय स्थिति है उसका निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए। ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जो केंद्रीय अनुदान होते हैं और जो केंद्र का राजस्व होता है, संघ का जो राजस्व होता है, उस राजस्व से राज्यों को कितना कितना पैसा दिया जाएगा, इसका निर्धारण करने के लिए हर 5 साल के बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इससे कितना पैसा किस किस स्टेट को जाएगा, इन सभी का निर्धारण करने के लिए हर 5 साल बाद फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है, फाइनेंशियल कमीशन की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में प्रत्येक 5 साल के बाद, मतलब प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह संघ और राज्यों के बीच में करों के शुद्ध आगमों, नेट प्रोसीड्स के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है कि सेंटर से कितना पैसा किस किस स्टेट को जाएगा, इन सभी के बारे में एडवाइस दी जाती है राष्ट्रपति को फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1956 को किया गया था। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो भारत का पहला फाइनेंशियल कमीशन बना था वह 1951 में बना था, 22 नवंबर 1951 में, जिसकी अध्यक्षता केसी नियोगी के द्वारा की गई थी। इस फाइनेंशियल कमीशन का कार्य ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंटर के पास जो भी राजस्व होता है, जो सेंटर की समेकित निधि होती है, भारत की जो समेकित निधि होती है, उससे कितना पैसा किन किन राज्यों को जाएगा और किस रेशियो में जाएगा, ये सभी एडवाइस दी जाती है राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ और राज्यों के बीच वित्तीय वितरण होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसकी एडवाइस के आधार पर संघ और राज्यों के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वित्तीय वितरण होता है, वह किसकी एडवाइस पर होता है। ऑप्शन ए, वित्त आयोग की एडवाइस पर। ऑप्शन बी, अंतर्राज्यीय काउंसिल की एडवाइस पर। ऑप्शन सी, योजना आयोग की एडवाइस पर। और ऑप्शन डी, सहकारिता आयोग की एडवाइस पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशंस पर
फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके आधार पर, उनकी सिफारिशों के आधार पर संघ और राज्यों के बीच में जो वित्तीय वितरण होता है वह किया जाता है, और यह आपको आर्टिकल 280 में दिया गया है। इसलिए आप जो आपका ये फाइनेंशियल कमीशन है इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी भी कह सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसके संस्तुतियों के आधार पर होता है? ये भी आपसे सेम क्वेश्चन ही पूछा गया है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। जो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का विभाजन होता है, टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह किसकी एडवाइस पर होता है? ऑप्शन ए योजना आयोग के, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति के, ऑप्शन सी वित्त आयोग के, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, यानी कि फाइनेंशियल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर जो राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का विभाजन होता है वह किया जाता है, और ये आपको आर्टिकल 280 के अंडर प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के मापदंडों की अनुशंसा करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए मेजरमेंट की जो एडवाइस होती है वह अनुशंसा किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतर्राज्यीय काउंसिल, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। वित्त आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके मापदंडों की अनुशंसा की जाती है फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, फाइनेंशियल कमीशन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? आपको यही बताना है कि कौन सा ऐसा आयोग है जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच जो करों का शुद्ध वितरण किया जाता है वह किसकी एडवाइस पर किया जाता है? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फाइनेंशियल आयोग के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच करों का जो शुद्ध आय होती है इसका वितरण किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक, आपको बताना है कि जो फाइनेंशियल कमीशन है इसका जो गठन है वह कितने साल के बाद किया जाता है? ऑप्शन ए तीसरे वर्ष, ऑप्शन बी दूसरे वर्ष, ऑप्शन सी 5वें वर्ष, और ऑप्शन डी चौथे वर्ष। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। हर 5 साल बाद फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है, और इसका गठन 5 साल से पहले भी किया जा सकता है अगर ऐसी आवश्यकता महसूस होती है तो। लेकिन जो जनरल आपको टेन्योर दिया गया है वो आपका 5 साल का ही बताया गया है। हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आपको बताना है फाइनेंशियल कमीशन का गठन कितने टाइम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन बी 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन सी 7 वर्ष की अवधि के लिए, ऑप्शन डी 10 वर्ष की अवधि के लिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 5 वर्ष की अवधि के लिए। जो फाइनेंशियल कमीशन का टेन्योर बताया गया है, टाइम पीरियड जो बताया गया है वो 5 साल बताया गया है। 5 साल के लिए फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है, और ये टाइम पूरा होने पर इसका गठन दोबारा से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको वित्त आयोग के बारे में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। वित्त आयोग के कार्य क्या हैं? आपको वित्त आयोग के कार्य बताने हैं कि क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। ये वित्त आयोग का कार्य नहीं है, इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना। तो ये आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार को जितने भी टैक्सेस प्राप्त होते हैं उन सभी को राज्यों के बीच में बांटना ये वित्त आयोग का कार्य होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदनों पर विचार करना। यहाँ पर आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो दी गई है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। जब भी राज्य ऐसे कोई भी अनुदान मांगते हैं जिसे आप सहायता अनुदान कहते हैं, इनके जो आवेदन होते हैं इन पर विचार करना भी वित्त आयोग का कार्य होता है। तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, संघ सरकार और राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर सकती है या नहीं, इसकी देखरेख करना, उस पर रिपोर्ट देना, ये वित्त आयोग का कार्य है। लेकिन नहीं, आपकी फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये ऐसा कार्य वित्त आयोग का कार्य नहीं है।
तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य बताए गए हैं। आपको भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 क्लॉज 3 में वित्त आयोग के कुछ कार्य बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है केंद्र और राज्यों में राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंडों और सिद्धांतों की एडवाइस करना, अनुशंसा करना। सेकंड, संघ के द्वारा राज्य को दिए जाने वाली सहायता अनुदानों के संबंध में सिद्धांत निश्चित करना। थर्ड, राज्यों के वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। फोर्थ, कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग से सिफारिश करेगा। भारत के संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य होता है, वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है। भारत की जो संचित निधि होती है, इससे धन निकालने के लिए एडवाइस पार्लियामेंट देती है, वित्त आयोग नहीं देता है, इसलिए यह वित्त आयोग का कार्य नहीं है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखरेख करना वित्त मंत्रालय का कार्य होता है, वित्त आयोग का कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों को निर्धारित करना। ऑप्शन बी, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण रखना। ऑप्शन सी, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण रखना। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। केंद्र में जो कर होते हैं उनके अंदर राज्यों का कितना भाग है और केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए जो दी जाने वाली वित्तीय सहायता होती है, इसके लिए सिद्धांत तैयार करना, ये सभी वित्त आयोग का कार्य होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि वित्त आयोग के द्वारा जो राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, वह किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। ऑप्शन बी, राज्यों और केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ऑप्शन सी, ना तो ए से और ना ही बी से। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। जो वित्त आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को एडवाइस दी जाती है, वह राज्यों को जो अनुदान दिए जाते हैं उनसे संबंधित है और राज्य और केंद्र के बीच टैक्सेस का जो बंटवारा किया जाता है उनसे भी संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, दोनों से ही संबंधित है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतःप्रवाह प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन बी, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। ऑप्शन सी, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी, इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी और सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी और सी में जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं, वित्त आयोग से रिलेटेड कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। आगे इसके क्वेश्चन नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 क्लॉज 3 के अंदर फाइनेंशियल कमीशन के कुछ कार्य बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना। संघ और राज्यों के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वह वित्त आयोग का कार्य है। सेकंड, आर्टिकल 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान करना। भारत की जो संचित निधि है उससे राज्य को सहायता अनुदान देना आर्टिकल 275 के अंडर ये भी वित्त आयोग का कार्य है। थर्ड नंबर पर बताया गया है राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य के संचित निधि के संवर्धन के लिए उपाय बताना।
जो राज्यों का जो वित्त आयोग होता है, इसकी सिफारिशों के आधार पर अगर राज्य का वित्त आयोग ऐसी सिफारिश करता है तो जो फाइनेंशियल कमीशन है, वित्त आयोग है, वह राज्य की जो स्थानीय निकाय हैं जैसे कि पंचायत और नगर पालिका, इनके संसाधनों की पूर्ति करने के लिए राज्य की जो संचित निधि है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसकी एडवाइस भी वित्त आयोग देता है। फोर्थ, सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करे। जो आपका वित्त होता है उसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में राष्ट्रपति को एडवाइस दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। आपको बताना है कि भारत के अंदर जो संघीय वित्त आयोग है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, राज्यों के बीच वित्त से। ऑप्शन बी, राज्यों और केंद्रों के बीच वित्त से। ऑप्शन सी, केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से। और ऑप्शन डी, इनमें से किसी से भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्त होता है उससे रिलेटेड है संघीय वित्त आयोग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसके सिफारिश पर होता है। सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह किसकी एडवाइस पर होता है। ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी, वित्त आयोग। ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। और ऑप्शन डी, NABARD। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो वित्त आयोग है, फाइनेंशियल जो कमीशन है, इसकी रिकमेंडेशन के बेस पर केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। आपको यहाँ पर बताना है कि जब भी केंद्र और राज्यों के बीच जो फिस्कल वित्तीय डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर अगर कोई विवाद आ जाता है तो उस विवाद को निपटाने के लिए कौन सी एजेंसी मुख्य है, किस एजेंसी के द्वारा इस विवाद का निपटारा किया जाता है। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी, न्याय मंत्री। ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। और ऑप्शन डी, वित्त आयोग। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय विवाद आ जाते हैं उसको निपटारा करने के लिए जो मुख्य एजेंसी है वह सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करती है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच में वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है। क्वेश्चन नंबर 15, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि जो 12वां वित्त आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे। आप सभी को पता है कि हर 5 साल के बाद फाइनेंशियल कमीशन का गठन किया जाता है। और जो आपका फर्स्ट फाइनेंशियल आयोग था इसका गठन 1951 में किया गया था। तो आपको बताना है कि जो 12वां वित्त आयोग था इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन ए, AM खुसरो ने। ऑप्शन बी, KC पंत ने। ऑप्शन डी, मोन्टेक सिंह ने। और ऑप्शन डी, C रंगराजन ने। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। C रंगराजन 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता C राजन के द्वारा की गई थी 12वें वित्त आयोग की। क्वेश्चन नंबर 15 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 280 है उसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि हर 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। और जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इनके अलावा इस वित्त आयोग के अंदर 4 अन्य सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो टैक्सेस का बंटवारा है वो किया जाए, उसकी रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को दी जाती है। और इसके अलावा इसका एक और कार्य होता है केंद्र के द्वारा जो राज्य को जो सहायता दी जाती है उसके बारे में राष्ट्रपति को सिफारिशें देना। आर्टिकल 281 में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन के सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। 12वें वित्त आयोग की जो अनुशंसाएं थी उसके संदर्भ में जो टाइम लिया गया था वो 2005 से 2010 तक का लिया गया था। और इस बात 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर C रंगराजन को बनाया गया था। तो जो डॉक्टर C रंगराजन थे वह 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी थे और इससे पहले वह रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। इसके बाद आपको बताया गया है कि 13वें वित्त आयोग
13वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह विजय केलकर थे। 14वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था और 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2017 में डॉक्टर NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने वर्ष 2020-21 के संदर्भ की अवधि हेतु अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को और वर्ष 2021 से 26 की संदर्भ अवधि हेतु अपनी दूसरी रिपोर्ट नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी थी। तो जो आपके 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह डॉक्टर सी रंगराजन हैं और जो आपके 15वें वित्त आयोग जो आपका चल रहा है उसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान लागू होने के बाद अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? आपको बताना है कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था उसके लागू होने के बाद अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। ऑप्शन A 10, ऑप्शन B 8, ऑप्शन C 9, ऑप्शन B 12। यहाँ पर आपको चारों के चारों ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं। अब तक यानी कि 2000 जो आपका 21 चल रहा है इसमें अब तक टोटल 15 वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं। टोटल 15 फाइनेंशियल कमीशन बनाए जा चुके हैं और जो पहला फाइनेंशियल कमीशन था वह 1991 में बना था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कोई सा भी करेक्ट नहीं है क्योंकि अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन A इंदिरा राजा रामन, ऑप्शन B C रंगराजन, ऑप्शन C विजय केलकर, ऑप्शन D उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C करेक्ट है। जो आपका 13 वित्त आयोग है 13 फाइनेंशियल कमीशन है उसके अध्यक्ष विजय केलकर हैं और जो आपके C रंगराजन हैं वह 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? जो आपका 14 फाइनेंशियल कमीशन था इसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन A शाता कुमार, ऑप्शन B C रंगराजन, ऑप्शन C YV रेड्डी, ऑप्शन D उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन C बिल्कुल करेक्ट है। YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और आपको बताना है कि जो वित्त आयोग है इसका एक तो चेयरमैन होता है और इनके अलावा इसके कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन A 7 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन B 5 अन्य सदस्य होते हैं, ऑप्शन C 4 अन्य सदस्य होते हैं और ऑप्शन D अन्य इतने सदस्य जितने समय समय पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C करेक्ट है। जो आपका फाइनेंशियल कमीशन होता है, फाइनेंशियल कमीशन जो आपका है इसका एक तो चेयरमैन होता है और इसके 4 अन्य सदस्य होते हैं, जो 4 मेंबर इसके अलग से होते हैं। तो टोटल मिलाकर जो इसकी बॉडी होती है फाइनेंशियल कमीशन जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ये इसके टोटल 5 मेंबर होते हैं जिसमें से एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? आपको बताना है कि वित्त आयोग के द्वारा जो भी सिफारिशें दी जाती हैं उस सिफारिश को संसद के सामने किसके द्वारा रखा जाता है। ऑप्शन A भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन B लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन C भारत का प्रधानमंत्री और ऑप्शन D संघीय वित्त मंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं उसको संसद के सामने राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन A बिल्कुल करेक्ट है और ये क्वेश्चन आपसे 2010 में IAS प्री में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। एजर्शन में बोला है कि राज्य के जो वित्त आयोग है वो संवैधानिक निकाय है। जो राज्य का वित्त आयोग है वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। राज्य का जो वित्त आयोग है वह कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है। इसका रीज़न दिया गया है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। जो आपको इसका रीज़न दिया गया है वो इनकरेक्ट है क्योंकि जो संघीय वित्त आयोग है वह पंचायतों को भी वित्तीय सहायता देने के लिए एडवाइस देता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि नहीं देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन C करेक्ट होगा जिसमें एजर्शन आपको सही दिया गया है लेकिन उसका जो रीज़न बताया गया है वो इनकरेक्ट है। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 I के तहत ये प्रावधान है कि राज्यपाल जो है वह 73 संवैधानिक संशोधन अधिनियम
जो कि 1992 में लागू हुआ था। इसके लागू होने के 1 साल के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 साल के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। आर्टिकल 243Y के तहत ये वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। इस प्रकार जो राज्य के वित्त आयोग है वह संवैधानिक संस्था है, क्योंकि उसके बारे में संविधान में बताया गया है। वही आर्टिकल 280 क्लोज 3 सब क्लोज बीबी के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय देता है। तो यहाँ पर आपका एजर्शन सही है, लेकिन जो उसका रीज़न बताया गया है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो आपका आर्टिकल 280 क्लोज 3 सब क्लोज बीबी है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो संघ का वित्त आयोग है वह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की जो पंचायत हैं इनके संसाधनों की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं वो देता है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि राज्य की जो वित्त आयोग है, स्टेट का जो फाइनेंशियल कमीशन है, उनमें से उसके बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए, यह एक अनौपचारिक संस्था है। ऑप्शन बी, यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी, यह एक प्रशासनिक संस्था है। और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। जो राज्य का फाइनेंशियल कमीशन है वह संवैधानिक संस्था है, वह कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, क्योंकि भारत के जो संविधान है उसके अंदर आर्टिकल के अंदर आपको राज्य के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। राज्य वित्त आयोग है, आपको बताना है कि राज्य वित्त आयोग जो है वह कैसा है, उसका वह कैसी बॉडी है। ऑप्शन ए, विधिक संस्था है। ऑप्शन बी, असंवैधानिक संस्था है। ऑप्शन सी, संवैधानिक संस्था है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। जो राज्य का वित्त आयोग है वह कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसके बारे में भारतीय संविधान में जिक्र किया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। इसमें वित्त आयोग के बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे उन्हें हमने डिटेल में एनालाइज किया है। अगर फिर भी आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।